हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटी 2019 इंग्लिश हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की ये लास्ट सेट है। इसके बाद कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। लेटेस्ट जो टीसीएस पैटर्न की क्वेश्चन है, एमटी 2019 में जो पैटर्न से क्वेश्चन आया था उसके बेसिस पे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। ओके, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर लिया, ऑलरेडी यहाँ से क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस भी कर लिया एंड आज तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3, 6 एंड 5 टोटल 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे आपको ये सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद कोई नई चैप्टर हम शुरू करेंगे कल से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सोनिया इज लर्न टू प्ले द गिटार दीज डेज। देखिए ये जो दीज डेज है, सोनिया इज लर्न टू प्ले द गिटार दीज डेज। ये दीज डेज का आपको पता चलेगा कि एक रिसेंट टाइम की बात हो रही है। ओके, एंड ये जो इज लर्न है ये क्या है? ये तो पैसिव फॉर्म में है। यहाँ पे पैसिव की कोई नीड नहीं है, वो अभी सीख रही है। ओके, सोनिया इज लर्निंग होगा क्योंकि दीज डेज है, इसलिए रिसेंट की बात हो रही है, इसलिए इज लर्निंग होगा। ये 1 और 2 तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट का कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे दीज डेज है इसलिए। एंड नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सोनिया इज लर्न, यहाँ पे पैसिव फॉर्म नहीं आ सकता, इसलिए थर्ड वन होगा। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द गिटार दीज डेज। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आई हैड फर्स्ट गॉन टू श्रीनगर विथ माई फैमिली इन 1961। अब अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो पढ़ने के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो यहाँ पे मतलब सुनने में ही कुछ डाउट सा लग रहा है। अब पढ़ो, आई हैड फर्स्ट गॉन टू श्रीनगर विथ माई फैमिली होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ पे विथ माई फैमिली होगा। अब हमें ये सीखना है क्यों होगा। ठीक है, देखिए ये जो माइन है एंड ये जो माई है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है पोजेसिव डिटरमाइनर और आप बोल सकते हो पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, एंड और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो पोजेसिव डिटरमाइनर और एडजेक्टिव होता है, इसका जो एग्जांपल्स है वो है माई, योर, हीज, हर। ये सब होता है पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव एडजेक्टिव। एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, योर्स, हर्स, ऐसे। हिज का हिजी होगा। ओके, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता, हिज हिजी रहता है, बट इसके साथ योर्स होता है, हर्स होता है, माई हो जाता है, माइन, योर हो जाता है, योर्स, हिज होता है, हिजी, एंड हर होता है, हर्स। ठीक है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है एंड पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ये कब हम यूज करते हैं? ये कोई पोजीशन और कोई बिलोंगिंग के टाइम पे, कोई पोजीशन और कोई बिलोंगिंग के टाइम पे हम ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या बिलोंगिंग है? ये फैमिली मेरी है, दिस फैमिली बिलोंग्स टू मी, ये फैमिली मेरी है, इसलिए यहाँ पे पोजेसिव डिटरमाइनर एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। बट अब इस पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन में से कौन सा होगा? ओके, तो यहाँ पे तो है पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि नहीं होगा क्योंकि देखिए माइन के बाद क्या है? फैमिली है, एंड फैमिली क्या होता है? फैमिली होता है नाउन। ओके, फैमिली कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। एंड नाउन के पहले बैठता है पोजेसिव डिटरमाइनर, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, समझ आया ना? देखिए यहाँ पे है एक बिलोंगिंग की बात हो रही है, फैमिली कौन किसकी है? मेरी है, ये बिलोंगिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे पोजेसिव डिटरमाइनर होगा और नहीं तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिलोंगिंग की बात हो रही है। बट यहाँ पे एस की इसके बाद ये वर्ड के तुरंत बाद नाउन है, तो नाउन के पहले क्या बैठता है? नाउन के पहले बैठता है पोजेसिव डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। ओके, तो इसलिए यहाँ पे माई होगा। आप पढ़ के तो समझ जाओगे कि यहाँ पे माइन नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा एंड क्या इसके पीछे लॉजिक है वो भी आपको डिटेल में समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होगा विथ माई फैमिली इन 1961। अब हम पोजेसिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? ऐसे यूज करते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं कि दिस बुक इज माइन, ऐसे बोलते हैं ना हम। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पे हमने दिस बुक इज माई नहीं बोल सकते, क्योंकि माई के बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। माई क्या है, माई है पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके, एंड इसके बाद एक नाउन आता है, मतलब नाउन के पहले एक पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव एडजेक्टिव बैठता है। बट यहाँ पे अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं दिस बुक इज माइन, माइन क्या है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ओके, समझ आया इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में क्या क्या होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये सेकंड वाला होगा। ओके, सेकंड वाला होगा, आई हैड फर्स्ट गॉन टू श्रीनगर विथ माई फैमिली इन 1961। ओके, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, माई पेरेंट्स बोथ आर डॉक्टर। अब ये जो बोथ है, ओके, इसकी पोजिशन इस सेंटेंस में ठीक नहीं है। अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये बोथ के लेकर ही कोई चक्कर है यहाँ पे। तो बोथ का पोजीशन क्या होना चाहिए, देखिए, बोथ एक प्रीडिटरमाइनर है और एक एडवर्ब है। इसको हम कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इट यूज्ड फॉर एम्फेसिस टू रेफर टू थिंग्स or people regarded and identified together। कोई चीज और कोई पर्सन अगर एक साथ में हो तो हम बोथ यूज करते हैं, उसके आगे बोथ यूज करते हैं। ओके, यूज फॉर एम्फेसिस टू रेफर टू टू थिंग्स और पीपल रिगार्डेड एंड आइडेंटिफाइड टुगेदर। ये पेरेंट्स तो एक साथ ही में बोल रहे हैं ना, तो जिसको हमें एम्फेसिस करना है, जिसको हमें एक साथ ही में आइडेंटिफाई करना है, उसके आगे बैठेगा बोथ। एंड किसको आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, सो बोथ माई पेरेंट्स होगा, मतलब सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर। देखिए, बोथ माई पेरेंट्स भी होता है एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स ये भी होता है, ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, बोथ माई पेरेंट्स एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन अलग से नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, सो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। A little carefulness can have averted the accident। अच्छा, देखिए, पहले तो आप ये समझ लो कि avert का मीनिंग क्या होता है। ओके, avert का मीनिंग होता है किसी को रोकना, स्टॉप, अवॉइड। ओके, अवॉइड का मतलब ये होता है, ये सिनोनिम्स है इनका, कि किसी को रोकना। अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुल होते तो वो एक्सीडेंट रोका जा सकता था। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसका इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये इम्प्रूवमेंट होता है तो ये वाला ऑप्शन, अगर नहीं होता है तो नो इम्प्रूवमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैन आएगा या कुड आएगा, मतलब ये प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, ये आपको यहाँ पे आपको आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे यूज होगा। देखिए, अ लिटिल केयरफुलनेस कैन हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सीडेंट, एंड द यहाँ पे कब यूज करते हैं, द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है, ए एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट तो नहीं बोला गया है। द एक्सीडेंट का मतलब होगा क्या, ये एक डेफिनिट थिंग है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में ही बात कर रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुल होते तो वो एक्सीडेंट रोका जा सकता था। ये कोई जनरल एक्सीडेंट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में बात हो रहा है, बात चल रहा है। एक्सीडेंट तो हो चुका है ना, एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद ही तो कोई बोलेगा ना अगर तुम थोड़ा सा भी केयरफुल रहते तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते थे, हम कर सकते थे। ओके, तो ये कोई जनरल एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी केयरफुल होता तो उसे रोका जा सकता था। इसलिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं यूज करना है, इसलिए हमें पास्ट यूज करना है, इसलिए सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ये पैटर्न होता है कि could have averted, could have, उसके बाद आपको फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठाना है। avert का फर्स्ट पार्टिसिपल होता है एंड पास्ट भी होता है averted। ओके,
सो इसलिए यहाँ पे could have averted आएगा. Second one is the correct option. I had to reconsider my decision as going to Syria might be dangerous. यहाँ पे भी सेम ग्रामेटिकल inappropriation है. यहाँ पे क्या है कि देखिए ये तो चल रहा है पास्ट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, I had to reconsider my decision as going to Syria एकदम ठीक है. might be dangerous नहीं हो सकता. might ये आपका might be dangerous ये नहीं हो सकता. ठीक है, ये ग्रामेटिकली जो फॉर्म है यहाँ पे एक have आएगा. ओके, might have been आएगा. ओके, मतलब मुझे जो सीरिया जाने की मेरे जो डिसीजन है वो मुझे फिर और एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है. ओके, इट माइट हैव बीन डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है. तो इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई हैड टू रिकॉन्सिडर माई डिसीजन एज गोइंग टू साइरिया माइट हैव बीन डेंजरस. 6th क्वेश्चन देखिए. While the teacher was scrutinizing the sums, Swaminathan was gazing on his face. अब देखिए यहाँ पे तो past में चल रहा है, past continuous में चल रहा है, तो ये एकदम फाइन है. इसके टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में. अब हमें यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखोगे तो आपको यही कंफ्यूजन होगा कि ये गेजिंग के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे बैठे. तो गेजिंग के साथ जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो है एट. गेजिंग एट हिज फेस, तो इसका मतलब क्या होता है देखिए, लुकिंग स्टेडीली एंड इंटेंटली, मतलब आप एकदम ध्यान से उनको देख रहे हो. ओके, ध्यान से मतलब उनका टीचर जो है उनका साम वो स्क्रूटिनाइज कर रही थी एंड स्वामीनाथन उनका फेस ध्यान से देख रहा था. मतलब ऐसे कि उनका साम से स्क्रूटिनाइज कर रहा है इसलिए वो ध्यान से उनको देख रहा था. गेजिंग एट हिज फेस. अच्छा देखिए, इसका मतलब होता है लुकिंग स्टेडीली एंड इंटेंटली, स्पेशली इन एडमायरेशन, सरप्राइज और थॉट. अच्छा, इसका सिनोनिम हम बोल सकते हो, गेज का सिनोनिम होता है स्टेयर. ओके, गेज का सिनोनिम होता है स्टेयर. ओके, तो इसके साथ आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन जो बैठेगा वो एट होगा. ये प्रीपोजिशनल एरर है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, आप नोट कर लेना जरूर कि गेजिंग एट होगा. while the teacher was scrutinizing the sums, Swaminathan was gazing at his face. So fourth one is the correct option. Garima live at the 25th floor. पहले तो देखिए आप ये जो आपका प्रपोजिशन है वो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा अगर आप ये ऑप्शंस देखते हो, क्योंकि गरिमा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ. गरिमा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ तो वैसे भी लीव नहीं आएगा ना, इसके साथ लीव्स आएगा. ओके, एंड ये एक जनरल बात है तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा. कंटिन्यूअस की यहाँ पे कोई बात नहीं है, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो 25th फ्लोर में रहता है. ओके, तो इसलिए यहाँ पे लीव तो वैसे भी नहीं होगा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है. फोर्थ वन नहीं होगा, सेकंड वन भी नहीं होगा. एंड देखिए, इज लिविंग इन, पहले तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बैठता, क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है, कोई जनरल बात कर रहे हैं कि वो 25th फ्लोर में रहती है, तो इसलिए यहाँ पे इज लिविंग भी नहीं होगा. तो बचता है सिर्फ थर्ड वन ही जो कि लिव्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें एस तो ऐड करना है लिव के साथ. ओके, तो देखिए गरिमा लिव्स यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर के साथ साथ वर्ब की एरर भी है, दोनों ही इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. यहाँ पे लिव्स ऑन होता है. कोई भी अगर फ्लोर की हम बात करें तो हम ऐसे बोलते हैं कि ऑन सेकेंड फ्लोर, ऑन ग्राउंड फ्लोर ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके आगे ऑन ही बैठता है. तो गरिमा लिव्स ऑन, गरिमा लिव्स ऑन the 25th floor. Okay, third one is the correct option. The teacher expected the students had finishing the project on time. अब देखिए ये तो पास्ट में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे had finishing की कोई नीड नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एकदम simply to finish आएगा. जैसे कि I expect you to listen to this class carefully, है ना.
मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके एक क्वेश्चंस को जितनी तरह से आपको देखना चाहिए उतनी तरह से मैं भी जैसे पढ़ी थी मैं भी आपको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप इसको केयरफुली सुन रहे हो। ओके, आई एक्सपेक्ट यू टू लिसन टू द क्लास केयरफुली। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, द टीचर एक्सपेक्टेड द स्टूडेंट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शशि कुडंट वॉक नो मोर, मतलब शशि और नहीं चल सकते थे। ओके, तो यहाँ पे नो मोर नहीं आएगा, यहाँ पे वैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक डिस्टेंस की बात आ रही है कि वो और नहीं चल सकते, मतलब एनी फर्दर डिस्टेंस वो और नहीं कवर कर सकती, इसलिए सेकेंड वन यहाँ पे होगा। अब देखिए एक कंफ्यूजन आपको आता है, एक होता है फर्दर, एक होता है फर्दर। ओके, सिर्फ ए और ये वावल का ही यहाँ पे डिफरेंस हुआ। देखिए यहाँ पे होगा एनी फर्दर, मतलब फर्दर यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, दोनों ही ये फर्दर एंड ये फर्दर, दोनों फर्दर ही एक डिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, बट ये जो डिस्टेंस की बात करते हैं इसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। ये जो फर्दर है, ये ए वाला जो फर्दर है, ये एक फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, जो यहाँ पे एग्जैक्टली है कि और वो नहीं चल सकते, और फिजिकल जो डिस्टेंस है और जो रास्ते हैं वो नहीं चल सकते, इसलिए यहाँ पे एनी फर्दर किया गया है। एंड फर्दर ये क्या है, ये एक मेटाफोरिकल सेंस में आता है। मेटाफोरिकल और फिगरेटिव डिस्टेंस आपको कह सकते हो, मेटाफोरिकल और तो ये भी एक डिस्टेंस की बात करती है, बट ये एक नॉन मेजरेबल है। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक टू यू फर्दर, आई डोंट वांट टू टॉक, मतलब मुझे आपसे और बात नहीं करनी है, मैं फर्दर आपसे बात नहीं करना चाहती। ओके, तो इसलिए ये भी एक फर्दर, मतलब ये भी एक डिस्टेंस की एक बात हो रही है, बट ये एक नॉन मेजरेबल है, ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे आपसे और फर्दर नहीं बात करनी है, मतलब इसके बाद मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ओके, तो ये दोनों ही डिस्टेंस को डिफाइन करता है, बट ये एक्चुअली में मेजरेबल है, फिजिकल डिस्टेंस है, बट ये मेटाफोरिकल और फिगरेटिव डिस्टेंस हुआ। तो इसलिए शशि कुडंट वॉक एनी फर्दर होगा, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में हम चले आए, द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल्स। अब देखिए हैज के साथ तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो लीड होता है, एंड इसका ये तो प्रेजेंट हुआ एंड इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हुआ लेट। ओके, तो ये भी एकदम फाइन है, हैज लेट। ओके, यहाँ पे एन यूज किया गया है, आई है, यहाँ पे वावेल के आगे एन यूज किया गया है, ये भी एकदम ठीक है। इंक्रीज के साथ इन, पॉल्यूशन लेवल्स, ये भी प्रपोजिशन भी ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट देखिए द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ये हैज किसको डिफाइन कर रहा है, ये द लैक को। ओके, ये इसको नहीं, हाँ इसको नहीं, इसका द लैक of green spaces has led to an increase in pollution levels। तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ये एकदम अप्रोप्रिएट ही है, सो इसके लिए नो इम्प्रूवमेंट होगा, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म होता है, एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की जो पांचों सेट है वो पांचों सेट हमने खत्म किया, टोटल 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, जितने टाइप का ही क्वेश्चंस आता है सब कुछ लगभग हमने यहाँ पे कर लिया है। एंड इसके बाद कोई नई चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटू 2019 से, सो पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।